नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। नीति आयोग ने रिसेंटली एक प्लान बनाया है जिसके थ्रू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप आइलैंड्स को डेवलप करने की बात की जा रही है। अब अगर आप देखो तो ये जो हमारे स्ट्रेटेजिक आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स, और मैं आपको बता दूं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, लक्षद्वीप आइलैंड्स पे मैं 2 वीडियोस बना चुका हूँ, जहाँ पे मैंने वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, गवर्नेंस, वहाँ के लोगों के कल्चर, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बातें, उनका जोग्राफिकल आप कह सकते हो एक्सटेंशन, उनकी हिस्ट्री, कौन कौन से लोगों का उनके ऊपर राज रहा, उनकी इंडिजिनस ट्राइब्स कौन कौन सी हैं, ये सब कुछ मैंने बना रखा है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ, और लक्षद्वीप मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आप जाके लक्षद्वीप के बारे में और अंडमान एंड निकोबार के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब चूंकि आपको ये पता ही है कि अगर ये इंडिया है तो यहाँ पे है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और यहाँ है आपके लक्षद्वीप, तो ऑब्वियस ही बात है ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ईस्टर्न इंडियन ओशन में है, एक वेस्टर्न इंडियन ओशन में है। तो चूंकि इंडियन ओशन में इतनी ज्यादा आप कह सकते हो कि स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में, चूंकि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड स्ट्रेट ऑफ मलक्का के बहुत पास है, और कहीं ना कहीं जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं ये उस रीजन के बहुत पास हैं जिस रीजन के थ्रू श्रीलंका के पास बहुत सारा मैरीटाइम ट्रैफिक आता है, और श्रीलंका एक ऐसा पोर्ट है जहां पे बहुत सारा ट्रैफिक बीच पे पोर्ट स्टॉप मारता है। तो अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप को डेवलप किया जाए तो इंडिया के लिए यहाँ पे बहुत स्कोप है, और इस डेवलपमेंट को ही आगे ले जाने के लिए कहीं ना कहीं नीति आयोग कुछ प्लान लेके आया है। बट कहीं ना कहीं इसके चलते भी नीति आयोग को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। अब इस प्लान को सरकार को क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है, सरकार कुछ भी करे क्यों क्रिटिसाइज की जाती है, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को एक लिमिट से ज्यादा अगर आप आइलैंड में करोगे उसके क्या नुकसान है, इन सब चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश की गई है। तो न्यूज क्या है, नीति आयोग इज स्टीयरिंग अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड होलिस्टिक एंड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट to boost socio-economic status of Lakshadweep and Andaman and Nicobar by promoting responsible tourism, ठीक है भाई, while ensuring ecological stability. Developmental strategies are being formulated for 3 islands in Lakshadweep and 4 islands in Andaman and Nicobar, ठीक है भाई। जनरल स्टडीज पेपर 3 में कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। प्रीलिम्स में कोस्टल रेगुलेशन जोन डाटा, ज्योग्राफी के रिस्पेक्ट में ये चीज आपको काम आएगी, और मेंस में गवर्नमेंटल पॉलिसीज में तो इस चीज को पूछा जा ही सकता है। तो भाई ये न्यूज में क्यों है ये मैंने आपको बता दिया, चूंकि नीति आयोग एक ऐसा प्लान लेके आया, ड्राफ्ट प्लान, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट इन आइलैंड्स का कैसे इन्विसेज कर रही सरकार। अगर सरकार उस प्रकार से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, कोस्टल रेगुलेशन जोन का कंसेप्ट क्या है, लिटिल अंडमान में किस प्रकार की प्लानिंग की जा रही है, ग्रेट निकोबार जो आइलैंड है वहां पे किस प्रकार की प्लानिंग की जा रही है, और इसका फाइनल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, सारे पॉइंट्स को यहाँ पे खंगालेंगे। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है कर दीजिए, इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दीजिए, ज्वाइन बटन दबा के आप हेल्प कर सकते हो। मेरे हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी बहुत सी बना चुका हूँ मैं, बहुत सी कुछ बची भी हुई हैं, उनको मैं धीरे धीरे करके बना रहा हूँ, प्रीलिम्स से पहले कंप्लीट कर दूंगा। लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है, स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट कंप्लीट हो चुका है, रमेश सिंह की इकोनॉमिक्स और सतीश चंद्रा की मीडियल हिस्ट्री शुरू हो चुकी है। तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में रेफर कर सकते हो, और आपको मदद मिले तो ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, जब भी मुझे मौका मिलेगा आपके साथ बातचीत करूंगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको मेरे जो भी लेक्चर्स है उनकी पीडीएफ मिल जाया करेगी, और टेलीग्राम्स में मेरे जो वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, क्योंकि अक्सर कर क्या होता है कि यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता। जो अंडमान एंड निकोबार वाली आइलैंड्स वाली वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाली वीडियो है P1, एक P2 वीडियो भी है, और कहीं ना कहीं लक्षद्वीप की भी वीडियो मैंने बना रखी है। अगर आप देखो इंडिया के मैरीटाइम पोटेंशियल के बारे में, बहुत बड़ा मैरीटाइम पोटेंशियल इंडिया का, 7,516 किलोमीटर लंबी तो हमारी कोस्ट लाइन है, 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर का हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन डेजिग्नेशन कहाँ से निकल के आता है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज, उनक्लोज, ठीक है ना। 12 नॉटिकल माइल्स क्या है, टेरिटोरियल वाटर, 24 नॉटिकल माइल्स क्या है, कंटीजियस जोन, 200 नॉटिकल माइल्स क्या है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन फ्रॉम बेस लाइन, पढ़ा चुका हूं पहले, यहाँ पे दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। 1382 ऑफशोर आइलैंड्स और आइलेट्स हैं, छोटे छोटे आइलैंड्स। 5 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अराइवल्स हुए थे 2017 में हमारे आइलैंड्स में, अगर आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप दोनों को मिला लो। 600 अनएक्सप्लोर्ड टेरिटरीज हैं अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप में, और अगर टूरिस्ट स्पेंडिंग हमारी इकोनॉमी में बढ़ती है तो कहीं ना कहीं उसका जीडीपी पे 1.3 टाइम्स इफेक्ट आता है। तो टूरिज्म स्पेंडिंग जितनी बढ़ेगी जीडीपी पे 1.3 टाइम्स इफेक्ट आएगा। अब जब बात की गई होलिस्टिक एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड्स की,
तो यहाँ पे 4 चीज़ों पे ध्यान दिया जा रहा है। पहली चीज़ है कैरिंग कैपेसिटी बेस्ड टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, मतलब इतना टूरिज्म करिए और इतनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन जगहों पे करवाइए कि भाई इन आइलैंड्स की कैरिंग कैपेसिटी ना क्रॉस हो जाए। कैरिंग कैपेसिटी मैं पहले आपको समझा चुका हूँ। क्या होता है कैरिंग कैपेसिटी? मतलब कि भाई किसी एक नेचुरल रिसोर्स की आप कह सकते हो रिप्रोड्यूस करने का जो रेट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर यूनिट्स में बात करें तो मान लीजिए किसी एक इकोसिस्टम के अंदर ये ताकत है कि वो अपने आप को अपने मतलब खुद से एक दिन में 100 यूनिट्स रीऑर्गेनाइज कर सकता है या रिप्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन उस एक दिन में आपने 150 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी को कंज्यूम कर लिया तो 50 आप एक्स्ट्रा कंज्यूम कर गए। समझ गए? तो ओवरऑल मान लीजिए कि 10,000 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी है किसी इकोसिस्टम के पास और वो प्रतिदिन 100 यूनिट्स ऑफ यूटिलिटी को एक्स्ट्रा पैदा करता है, लेकिन आप कंज्यूम कर रहे हो प्रतिदिन 150, तो आप 50 एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो जो इसके 10,000 के रिजर्व बेस से कट रही हैं रोज के डेज पे, और कभी ना कभी ये 10,000 का रिजर्व बेस खत्म हो जाएगा। तो बेसिकली कैरिंग कैपेसिटी यही होती है कि जिस हद तक एक इकोसिस्टम एक एनवायरनमेंट आपको पाल सकता है वो कैरिंग कैपेसिटी है, और अगर आप उसके ऊपर जाओगे तो वो जो इकोसिस्टम है वो डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा, डिटेरियोरेट करना शुरू हो जाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी मतलब वो मैक्सिमम प्रेशर, वो मैक्सिमम आबादी, वो मैक्सिमम इकोनॉमिक ग्रोथ जो कि एक इकोसिस्टम बिना बर्बाद हुए झेल सके। तो कैरिंग कैपेसिटी के अंदर रखना है जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, टूरिज्म हो रहा है। दूसरा, ग्रीन एनर्जी को यहाँ पे प्रमोट करना है, तो डीजल का प्रयोग कम होना चाहिए, फिशरीज को प्रमोट करना, आइलैंडर्स के लिए जॉब क्रिएट करनी है। फिर यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? डेवलपिंग बेसिक एंड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टू सपोर्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। भाई सोशल डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी जाए तो रिसेंटली मैंने डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन पे एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपसे बात की है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो कि सरकार का लेटेस्ट स्टेप है। तो इस स्टेप के अंदर आप कह सकते हो कि भाई आइलैंड का सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना और इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उस आइलैंड में ऐसी एक्टिविटीज को डेवलप करना कि वहां के लोगों को कमाने का कुछ अपॉर्चुनिटी मिले। और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो टूरिज्म का है, थोड़ा बहुत मेरीन प्रोडक्ट्स का है, फिशरीज का है। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, उनकी पर्सनल काबिलियत को बढ़ाओ ताकि वो अपने आइलैंड्स में तो नौकरियां ढूंढ ही पाएं, साथ साथ इंडियन मेनलैंड पे भी आके नौकरी ढूंढ पाएं, क्योंकि हैं तो इंडिया के लोग, तो कहीं पे भी जाके नौकरी कर सकते हैं। और चौथा, प्रोवाइडिंग फास्ट रिलायबल एंड कॉस्ट इफेक्टिव कनेक्टिविटी। अलग अलग जो आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, लक्षद्वीप के, उनके बीच में इंटरनेट कनेक्टिविटी तगड़ी होनी चाहिए। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आज तक अगर आप कभी गए हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बहुत सारी जगहों पे इंटरनेट के सिग्नल नहीं आते। पोर्ट ब्लेयर में सिग्नल आते हैं, लेकिन आप हैवलॉक साइड चले जाओगे तो सिग्नल आने मुश्किल हो गए। अब आने लगे हैं, अब वहाँ पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं पहुँच गया है, बट वो डिपेंड करता है वेदर पे। वेदर खराब है तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन कट जाता है। तो कहीं ना कहीं सरकार ने कनेक्ट करने की कोशिश की है अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मेनलैंड से, बट अभी भी कनेक्टिविटी उस लेवल पे नहीं पहुंच पाई है। अब भाई यहाँ पे 3 साल हो चुके हैं और यहाँ पे नीति आयोग ने क्या बोला था? नीति आयोग ने बोला था कि भाई आइलैंड टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट आना चाहिए, आइलैंड टूरिज्म में पैसा खत्म होना चाहिए। लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर ने यहाँ पे आके पैसा खत्म नहीं किया है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिक वायबिलिटी कम नजर आती। बहुत सारे कॉर्पोरेट्स को ऐसा लगता है कि अंडमान में एक लिमिट से ज़्यादा पैसा खत्म करेंगे तो हमारा पैसा वापस नहीं निकलेगा। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने नीति आयोग और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फिशरीज डेवलपमेंट एंड टूरिज्म के साथ मिलकर एक मीटिंग करी और ये बोला गया कि भाई यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या करने को कहा गया? तो भाई अंडमान एंड निकोबार में ये बोला गया कि भाई 5 आइलैंड्स में इको टूरिज्म रिजॉर्ट बनाए जाएंगे। एक है लिटिल अंडमान, एक है निकोबार, एक है एविस आइलैंड, एक है लॉन्ग आइलैंड, एक है स्मिथ आइलैंड। और लक्षद्वीप में बोला गया कि 3 आइलैंड्स में इको टूरिज्म रिजॉर्ट्स खोले जाएंगे, एक है कटमाट, एक है मिनिकॉय, एक है सोहेली। तो अभी के लिए कितने प्रोजेक्ट्स नजर आ गए आपको यहाँ पे? 5 और 3 8। ठीक है, अंडमान में कौन कौन सा? लिटिल अंडमान, निकोबार, एविस, लॉन्ग, स्मिथ। ये जो एविस और स्मिथ आइलैंड है ये तो भाई मोस्ट विजिटेड वन ऑफ द टूरिस्टी स्पॉट्स हैं अभी भी। और कदमात, मिनिकॉय, सुहेली, ये 3 आइलैंड से लक्षद्वीप को जिनको चुना गया है आप कह सकते हो इको फ्रेंडली रिजॉर्ट्स के लिए। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग जो अंडमान एंड निकोबार और लक्षद्वीप की जियोलॉजी से बहुत ज़्यादा परिचित हैं, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा परिचित है, उनका ये बोलना है कि ये जो प्रोजेक्ट है ना यहाँ सरकार का, जिसमें 5 आइलैंड अंडमान में बना रहे, 3 लक्षद्वीप में बना रहे हैं, ये बहुत इकोलॉजिकली फ्रेजाइल जोन में बन रहा है। और अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती है इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने में तो कहीं ना कहीं इन आइलैंड्स को नुकसान पहुंचेगा। और इस बात में बहुत डाउट है कि बहुत सारे टूरिस्ट और सपोर्ट स्टाफ को
क्या ये लोकल जियोलॉजी इन जगहों की जो सेंसिटिव लोकल जियोलॉजी झेल भी पाएगी? तो देखिए क्या बोला जा रहा है। द ऑफिशियल्स अवेयर्स ऑफ द प्रोजेक्ट सेड ऑल दीज आइलैंड्स आर वेरी इकोलॉजिकल फ्रेजाइल जोन्स, जो कि आप पता है, एंड आर डाउटफुल वेदर दे हैव द कैरिंग कैपेसिटी टू होस्ट न्यूमरस टूरिस्ट एंड सपोर्ट स्टाफ। मतलब यहाँ पे ज्यादा लोगों को झेल पाएगी इकोलॉजी, इस बात पे डाउट है। थोड़ा पास्ट में जाए तो 10 अगस्त 2018 को नीति आयोग ने प्रपोजल दिया जिसका नाम था इनक्रेडिबल आइलैंड ऑफ इंडिया होलिस्टिक डेवलपमेंट, जिसमें ये बोला गया कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, लक्षद्वीप आइलैंड्स में नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आने की जरूरत है। उस समय पे जो सीईओ थे नीति आयोग के, अमिताभ कांत साहब, उन्होंने बोला था कि भैया आइलैंड्स का जो डेवलपमेंट पोटेंशियल है उसको बहुत प्रोएक्टिवली हमें अप्रोच करना चाहिए। और ऐसा नीति आयोग क्यों कह रहा है? नीति आयोग ने बोला कि भाई ये जो आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी है, इस आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ने नीति आयोग को ये जिम्मेदारी दी है कि नीति आयोग अपने इनपुट्स दे फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आइलैंड प्रोग्राम। अब आप बोलोगे कि आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ने जिम्मेदारी कब करी? तो यूनियन गवर्नमेंट ने आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी को 1 जून 2017 को बनाया था, जिसके थ्रू आइलैंड को डेवलप करने की बात कही गई थी। इसके ऊपर थोड़ी देर में वापस आते हैं। नीति आयोग ने एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम दिया यहाँ पे, जहाँ पे बोला नीति आयोग ने कि भाई हमने 26 आइलैंड्स आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे डेवलपमेंट होना चाहिए, और इन 26 आइलैंड्स में 220 लग्जरी रिजॉर्ट, 70 लग्जरी टेंट्स और 50 टेंट्स डेवलप किए जाएंगे जहाँ पे आके टूरिज्म रुकेंगे, तो यहाँ की लोकल इकोनॉमी को भी पुश मिलेगा। कंजर्वेशनिस्ट ने बोला कि भैया इस लेवल का डेवलपमेंट अगर आपने इन आइलैंड्स में कर दिया तो ये आइलैंड्स हो जाएंगे बर्बाद, ठीक है ना। और अगर आपको डेवलपमेंट करना है तो आपको डेवलपमेंट करना चाहिए राइट इंटेंट के साथ, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हो रहा है। एक मिनट के लिए आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी पे वापस आते हैं। ये वही एजेंसी है जिसने जून 2017 में बोला था कि भाई इस आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी को भारत सरकार के द्वारा बनाया गया था 1 जून 2017 को, ताकि आइलैंड्स का डेवलपमेंट कर सके। इसकी जो मीटिंग होती है वो हमारे यूनियन होम मिनिस्टर चेयर करते हैं, अभी के लिए अमित शाह जी चेयर करते हैं, ठीक है भाई। ऐसा बोला गया अंडर द गाइडेंस ऑफ आईडीए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ आइडेंटिफाइड आइलैंड्स के लिए एक इनिशिएटिव शुरू किया जाएगा, और वहां पे अलग अलग आइलैंड्स की कैरिंग कैपेसिटी के हिसाब से साइंटिफिकली असेस्ड प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे। ये जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होंगे ये क्या करेंगे? तो जॉब क्रिएशन पे ध्यान देंगे, आइलैंडर्स की इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स को बढ़ाएंगे, कमाई को बढ़ाएंगे, सी फूड को और कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन को बढ़ा के। और इसके लिए बहुत सारे आइलैंड्स को यहाँ पे आइडेंटिफाई किया जाएगा। टोटल 26 आइलैंड्स को आइडेंटिफाई किया गया। अभी के लिए आप देखो तो 8 आइलैंड्स में ये प्लान अभी के लिए बोले गए, 5 लक्षद्वीप में, 5 अंडमान में, 3 लक्षद्वीप में, टोटल 26 हैं। तो इन 8 के बाद 12 और आइलैंड्स आइडेंटिफाई किए जाएंगे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में, और 5 लक्षद्वीप में। तो ये 12 और 5 हो गए आपके 17, और ऊपर के हो गए 9। 5 आइलैंड्स लक्षद्वीप के डेवलप कर रहे थे और 4 अंडमान निकोबार के। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ने इनिशियली जो प्लान बनाया था उसमें बोला था कि 4 आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड्स के और 5 लक्षद्वीप के। तो कितने होंगे? 4 और 5 9। फिर उसने बोला कि सेकेंड फेज में 12 अंडमान के, तो 9 12 21। फिर उसने बोला 5 आइलैंड्स लक्षद्वीप के, तो टोटल 26। अभी के लिए जो रिसेंटली प्लान निकल के आया है उसमें कौन कौन से आइलैंड्स की बात हो रही? तो अंडमान से लिटिल अंडमान, निकोबार, एविस लॉन्गस्मिथ यानी 5, और लक्षद्वीप से 3। तो रिसेंटली जो प्रपोजल अभी के लिए अप्रूवल दिया गया है वो इन 8 आइलैंड्स के लिए दिया गया। आइलैंड डेवलपमेंट एजेंसी ने टोटल 26 आइलैंड्स के लिए यहाँ पे रिकमेंडेशन दी। किस प्रकार से रिकमेंडेशन दी थी ये मैंने अभी आपको बताया। अब इन सब चीजों के बीच में आता है CRZ नोटिफिकेशन। CRZ नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। काम क्या है इसका? तो हमारे कोस्टल इकोसिस्टम को डेवलपमेंटल प्रेशर से बचाना। अब सबसे पहले देखते हैं कि कोस्टल रेगुलेशन जोन का कंसेप्ट क्या है। अगर आप बात करो तो हमारी जो 750 किलोमीटर लंबी जो कोस्टल लाइन है, ये जो कोस्टल स्ट्रेच है, यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को डिफाइन किया गया है, और उन जोन्स के अंदर आप बिल्डिंग नहीं बना सकते। टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर आप बहुत सारे रेगुलेशंस के साथ बनाओगे। कोई भी डेवलपमेंट अगर आपको इन कोस्टल रेगुलेटेड जोन्स में करनी है तो आपको भारत सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स कौन डिक्लेयर करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट डिक्लेयर करती है अंडर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। इन CRZ रूल्स को बनाते कौन है? तो यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री बनाती है। बट इनको इंप्लीमेंट कौन करता है? तो जिस राज्य की सरकार में वो कोस्टल इलाके हैं वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो राज्य की सरकारों के कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज इनको इंप्लीमेंट करती है। अब आप बोलोगे कि CRZ का इलाका क्या आता है? तो द कोस्टल एरियाज ऑफ सीज, बेस, क्रीक्स, रिवर्स एंड बैक वाटर्स विच गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय टाइड्स अप टू 500 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड लाइन।
मतलब हाई टाइड लाइन के 500 मीटर अंदर तक अगर सी, बे, क्रीक्स, रिवर्स या बैक वाटर्स अफेक्ट हो रहे हैं तो भाई वो इलाका आपका CRZ की कैटेगरी में आ जाएगा। और वो इलाका जो कि लो टाइड लाइन और हाई टाइड लाइन के बीच में होता है वो तो CRZ की कैटेगरी में आता ही आता है। तब आप बोलोगे भाई हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन कहाँ होती है? तो आप ये देखिए दोस्तों, लो टाइड के समय पे पानी खिसक के पीछे की तरफ चला गया है, तो यहाँ पे जहाँ पे थोड़ा बहुत पानी आपको गीली सतह दिख रही है ये आपको लो टाइड लाइन दिख रही है। जब पानी भर के आगे आ जाता है तो कितना यहाँ पहुंच जाता है, हाई टाइड लाइन पहुंच जाता है। तो ये जो बीच का इलाका है ये तो हमेशा कोस्टल रेगुलेशन जोन के अंदर आएगा ही। और जब हाई टाइड लाइन से भी पानी अंदर आने के चांसेस हैं 500 मीटर तक, तब आप कह सकते हो कि वो इलाका भी कोस्टल रेगुलेशन जोन में आ जाता है। कोस्टल रेगुलेशन जोन कौन से इलाके को एक कोस्टल रेगुलेटेड जोन बोलेगा और कौन से इलाके को वहां पे डेवलपमेंटल एक्टिविटीज में रोकेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर इलाके की जियोलॉजी, ज्योग्राफी क्या है, वहां पे हाई टाइड लाइन कहां पड़ती है, लो टाइड लाइन कहां पड़ती है। अब बेसिकली इन हाई टाइड लाइन और लो टाइड लाइन के बेसिस पे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स को डीनोटिफाई किया जाता है और वहां पे आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। और ऐसे कोस्टल रेगुलेशन जोन्स ये गेस कर पाना बहुत मुश्किल नहीं है कि भाई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप में भी होंगे होंगे। अब नीति आयोग ने आइलैंड के डेवलपमेंट के लिए बोला है कि कोई भी प्रोजेक्ट अगर आइलैंड में बनाया जाएगा तो उसको अपफ्रंट अप्रूवल दिए जाएंगे। आप समझिए बात को, यहाँ दो चॉइसेस आ रही, एक तो कोस्टल रेगुलेटेड जोन के चलते आप ज्यादा कंस्ट्रक्शन कर नहीं सकते, दूसरा यहाँ पे नीति आयोग ने जो प्लान बनाया इन आइलैंड्स के डेवलपमेंट के लिए वहां पे वो बोल रहे हैं कि तुरंत अप्रूवल देंगे। तो बेसिकली यहाँ पे एक बैटल नजर आ रहा है लोकल इकोलॉजी और अपकमिंग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के बीच में। और कहीं ना कहीं सरकार इस बात का मन बना चुकी है कि हमारे लिए ज्यादा जरूरी क्या है, डेवलपमेंट, कंजर्वेशन सेकंड नंबर पे आता है। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई जा रही है कि जो आइलैंड्स हैं ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन एक वजह से हैं। यहाँ पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलते हैं, ओशनिक और कोरल रीफ्स मिलती हैं, डाइव टूरिज्म प्रमोट होता है, इंडिजीनियस कम्युनिटीज की वजह से भी ये जो इलाके हैं वो बहुत एलीट और प्रिस्टीन है। और अगर इस प्रकार की चीज़ों को आप डेवलपमेंट के चलते हटा दोगे तो ये भी एक आर्टिफिशियल टाइप के आइलैंड बन जाएंगे। मतलब आप अपना अंडा देने वाली मुर्गी को ही मार दोगे एक बार में ज़्यादा अंडे लेने के लिए। ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। उसके साथ साथ सरकार यहाँ पे लॉजिक क्या दे रही है, सरकार लॉजिक दे रही है कि हम इस प्रकार के आइलैंड्स को डेवलप करके इसको सिंगापुर बना देंगे। तो यहाँ पे एक काउंटर नैरेटिव ये आ रहा है कि भाई सिंगापुर की अगर आप बात करते हो तो सिंगापुर पहले बहुत फॉरेस्टेड इलाका था, अब सिंगापुर को फॉरेस्टेड इलाका नहीं रहा है, काट काट के उसके ऊपर काफी कंस्ट्रक्शन कर दिया गया, वो एक अर्बन इलाका बन चुका है। और आज की डेट में सिंगापुर में जो टूरिज्म बढ़ा है वो वहाँ की नेचुरल सीनिक ब्यूटी की वजह से नहीं बढ़ा है। सिंगापुर में कोई नेचुरल सीनिक ब्यूटी देखने नहीं आता है, सिंगापुर में आप गोंडोला राइड करने, उनके अम्यूजमेंट पार्क्स को देखने, डिज्नी वर्ल्ड टाइप की चीजें देखने के लिए जाते हो, क्योंकि वहां की सीनिक ब्यूटी तो तोड़ तोड़ के वैसे ही डेवलपमेंट बेटर ब्यूटी के चलते बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई हैं। ठीक है, तो सिंगापुर वाला मॉडल अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में लगाना ठीक नहीं है। हालांकि सरकार यहाँ पे सिंगापुर के केवल टूरिज्म वाले मॉडल को नहीं लगा रही है, कहीं ना कहीं इंडस्ट्री डेवलपमेंट वाले मॉडल को भी लगा रही है, और वो आपको देखने को मिलेगा भी लिटिल अंडमान आइलैंड में। थोड़ा रुकिए। फिर भाई इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में जो डेवलपमेंट करना है, लक्षद्वीप में डेवलपमेंट करना है, इनमें जियोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। ये जोन 5 इन द मैपिंग ऑफ सीजनिंग जोन्स में आते हैं, और जोन 5 जो इलाके होते हैं वो हाईएस्ट रिस्क के इलाके होते हैं। तो ये जोन 5 के इलाके अर्थक्वेक्स और सुनामी प्रोन है, और इन अर्थक्वेक और सुनामी प्रोन इलाकों में आप इतनी इंटेंस डेवलपमेंट एक्टिविटी करोगे, अगर कल की डेट में कोई अर्थक्वेक सुनामी आ गई तो हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो नया नीति आयोग का प्लान है ये आइलैंड्स के यानी लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के 65% लैंडस्केप को अनटच रखेगा, लेकिन 6% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्राइबल रिजर्व एरिया ऑन लैंड एंड 57% ऑफ एग्जिस्टिंग ट्राइबल एरिया ऑन वाटर को डिस्टर्ब कर देगा। तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस होगा अगर नीति आयोग का और सरकार का ये प्लान इंप्लीमेंट होता है विद रिस्पेक्ट टू इकोलॉजी ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट है दोस्तों, आप लोग सोचोगे कि सरकार गलत कर रही है, कुछ लोग सोचेंगे सरकार गलत कर रही है, कुछ लोग सोचेंगे सही कर रही है। देखिए सबके अपने अपने पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बहुत लंबे समय से इंडिया के मेनलैंड से आइसोलेटेड रहे। आज की डेट में अगर आप अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में घूमने भी जाओगे, शहरों में भी घूमोगे, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये आइलैंड्स अभी भी हमारे देश से कई साल पीछे चल रहे हैं। यहाँ पे इतना डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, यहाँ के लोगों के पास इतनी नौकरियां नहीं पहुंची हैं, यहाँ पे इंटरनेट नहीं पहुंचा है, यहाँ पे उस लेवल के साधन नहीं पहुंचे जो हमारे शहरों में पहुंच गए। तो उस लेवल के साधन अगर पहुंचाने हैं तो ये जो डेवलपमेंट सरकार कर रही है ये करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर आप डेवलपमेंट करते हो
तो कहीं ना कहीं उसके इकोलॉजिकल रिपरकशंस होंगे ही होंगे। तो करें क्या? तो करना क्या, आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। बट सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना जितना कहना आसान है उतना ही करना मुश्किल है। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा? कहाँ पे आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट में जाके रुक जाना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जिनके आंसर किसी को भी नहीं पता है। ठीक है भाई, चलिए इसके बारे में कभी और बहस करेंगे। अब बात करते हैं लिटिल अंडमान के रिस्पेक्ट में यहाँ क्या किया जा रहा है। अगर आप अंडमान आइलैंड्स को देखो तो सबसे ऊपर नॉर्थ अंडमान, फिर मिडिल अंडमान, फिर लोअर अंडमान। लोअर अंडमान में ही आपकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। यहाँ पे वीर दामोदर सावरकर एयरपोर्ट है जहाँ पे आपका हवाई जहाज उतरेगा अगर आप घूमने जाते हो। और उसके भी साउथ में आते हो तो आता है लिटिल अंडमान। इस लिटिल अंडमान की बात की जाए तो चौथे नंबर का सबसे बड़ा आइलैंड है ये लिटिल अंडमान। किसमें? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। इसका इलाका कितना है? 675.16 स्क्वायर किलोमीटर। अब इस अंडमान क्लस्टर में इस लिटिल अंडमान नाम के आइलैंड को बहुत एम्बिशियसली डेवलप करने की बात कर रही है सरकार। जिस तरीके से चाइना ने स्प्रैटली आइलैंड्स को डेवलप किया है, कुछ कुछ उस प्रकार का ही डेवलपमेंट सरकार करने का कोशिश करेगी। और इसमें इन्वेस्टमेंट लगने वाला है करोड़ों का और सालों लगने वाले हैं। ये बोल रहे हैं कि ये लिटिल अंडमान को 3 डेवलपमेंट इलाकों में तोड़ेंगे। पहला डेवलपमेंटल इलाका 102 स्क्वायर किलोमीटर का होगा जहाँ पे एक एरो सिटी बनाई जाएगी, एक मेडी सिटी बनाई जाएगी, एक फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी और एक टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी डिस्ट्रिक्ट बनाई जाएगी। दूसरा जोन होगा 85.4 स्क्वायर किलोमीटर का जहाँ पे लीजर एरिया बनाया जाएगा, अमीर लोगों के लिए कसिनो स्ट्रिप्स, स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, फिल्म सिटीज, वाटर बेस्ड रिक्रिएशन बनाया जाएगा। और तीसरा जोन बनाया जाएगा 52 स्क्वायर किलोमीटर का वेस्ट कोस्ट पे जहाँ पे एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट रिजॉर्ट होगा, नेचुरल वेस्ट हीलिंग डिस्ट्रिक्ट होगी, नेशनल हीलिंग डिस्ट्रिक्ट होगी और वेस्ट बे नेचुरल रिट्रीट होगा। तो इन 3 भागों में तोड़ दिया जाएगा लिटिल अंडमान को। ठीक है भाई, ये जो 52 किलोमीटर वाला चंक है एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट रिजॉर्ट, नेचर हीलिंग डिस्ट्रिक्ट, ये तक तो ठीक है। लेकिन ये जो 102 स्क्वायर किलोमीटर का पहला और जो सेकंड जोन है 85.4 स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पे कहीं ना कहीं लिटिल अंडमान की जो लोकल इकोलॉजी है वो तबाह हो जाएगी, ऐसा एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं। अगर अभी के लिए आप लिटिल अंडमान की पॉपुलेशन देखिए तो वो है 18,823। यहाँ पे ओंगे ट्राइब पाई जाती है और ओंगे ट्राइब का जो नंबर है वो 1901 में 672 था, 2011 में 101 आ गया। और अगर इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट होते हैं तो ये गायब भी हो जाएंगे। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पे ग्रेट निकोबार की। यहाँ पे आप देखो कि ग्रेट निकोबार में एक जगह है गैलेथिया बे। अगर आप इस पर्टिकुलर नक्शे में देखो तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रेट निकोबार सबसे साउदर्न मोस्ट है। इस नक्शे को हम थोड़ा बड़ा कर दें तो किस प्रकार का नजर आएगा, कुछ इस प्रकार का नजर आएगा। और यहाँ पे सबसे साउथ में आपको नजर आ रही है गैलेथिया बे। ये गैलेथिया बे न्यूज में, तो याद रखिएगा कि गैलेथिया बे कहाँ पे है। और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे है इंदिरा गांधी पॉइंट, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट मतलब इंडियन मेन लैंड का सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट। और इंडियन मेन लैंड के सबसे साउदर्न मोस्ट पॉइंट का लैटिट्यूड कितना है? 6 डिग्री 45 मिनट्स 20 सेकेंड नॉर्थ। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, गैलेथिया बे को इंडियाज नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान ने क्या बोला? इंपॉर्टेंट कोस्टल और मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया और इंपॉर्टेंट मैरीन टर्टल हैबिटेट। और इंडियाज नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान ने इसको कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में इंक्लूड किया है। और इस इलाके को मैरीन प्रोटेक्शन बिल्कुल हाईएस्ट लेवल की मिलती है। उसके साथ साथ आप देखो कि भाई नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये जो नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान आया जिसने कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 में रखा गैलेथिया बे को, और गैलेथिया बे को बोला इंपॉर्टेंट कोस्टल और मैरीन बायोडाइवर्सिटी एरिया। ये मैरीन टर्टल प्लान रिलीज हुआ 1 फरवरी 2021 को। जब ये इंडियाज नेशनल मैरीन टर्टल एक्शन प्लान चल रहा था उस समय पे नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ ने क्या बोला? नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ ने ये बोला कि भाई ये जो आपका गैलेथिया बे के आसपास का जो इलाका है ना, यहाँ पे डेवलपमेंट करनी है ग्रेट निकोबार में। आपको पता है कि नीति आयोग ने भी लक्षद्वीप के लिए भी प्लान बताए हैं, अंडमान निकोबार के लिए बताए, अंडमान निकोबार में, ग्रेट निकोबार में, गैलेथिया बे के आसपास कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है नीति आयोग, ये जानने के बावजूद कि इंडियाज नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान पे डिस्कशन हो रहा है। और 1 फरवरी 2021 की रिपोर्ट क्या बोलती है कि गैलेथिया बे एक इंपॉर्टेंट कोस्टल और मरीन डाइवर्सिटी एरिया है, CRZ 1 में आता है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। उसके बाद भी 18 जनवरी को एक एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट कमेटी क्या बोलती है? जीरो एक्सटेंट इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन, यानी कि गैलेथिया नेशनल पार्क को इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन में जीरो एक्सटेंट में डाल दिया। मतलब वहां पे कोई इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन नहीं है, आप आराम से लैंड का इस्तेमाल कर सकते हो नीति आयोग के प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो कहीं ना कहीं सरकार रेगुलेटरी अप्रूवल्स को बहुत ज्यादा रिलैक्स करके, बहुत ज्यादा आसान करके इस प्रकार के इको सेंसिटिव जोन में
डेवलपमेंट को बहुत तेजी से परस्यू कर रहा है। ओके, ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। अगर आप इस ग्रेट निकोबार आइलैंड की बात करो और कहीं ना कहीं इस गैलेथिया बे की बात करो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इको सेंसिटिव जोन है। अक्टूबर 2020 का एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन आया था और इसमें ये बोला गया था कि जो ग्रेट निकोबार है ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के फॉरेस्ट टाइप्स मिलते हैं। वन ऑफ द बेस्ट प्रिजर्व ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट मिलते हैं यहाँ पे। 640 स्पेशीज ऑफ फ्लोरा मिलती है, 330 स्पेशीज ऑफ फौना मिलती है, रेयर और एंडेमिक स्पेशीज मिलती हैं जैसे कि निकोबार वाइल्ड पिक, निकोबार ट्री श्यू, ग्रेट निकोबार क्रेस्टेड सर्पेंट ईगल, निकोबार पैराडाइज फ्लाई कैप्चर एंड निकोबार मेगापोड। यहाँ पे शॉम्पेन कम्युनिटी भी रहती है। तो जब इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं तो नीति आयोग के डेवलपमेंट प्लान में ये नहीं आना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आ रहा है, यानी सरकार यहाँ पे डेवलपमेंट को और बिल्कुल एग्रेसिव डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे कम ध्यान दे रही है। यहाँ पे एक और एलिमेंट है, ग्रेट निकोबार की बात करी तो मेरीन टर्टल की इकोलॉजी के रिस्पेक्ट में यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप बात करो तो भाई सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल और लेदर बैक टर्टल्स भी यहाँ पे बहुत पाए जाते हैं। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इंडिया नेशनल मरीन टर्टल एक्शन प्लान, इसने गैलेथिया बे को इंपॉर्टेंट बताया। गैलेथिया बे को क्यों इंपॉर्टेंट बताया? ऐसा बोला गया है कि ये जो गैलेथिया बे के आसपास जो टर्टल्स मिलते हैं ना, इन टर्टल्स पे जब इकोलॉजिस्ट ने रेडियो ट्रांसमीटर्स लगाए, पता चला भैया ये टर्टल्स तो ऑस्ट्रेलिया तक जाते हैं, ये टर्टल्स तो साउथ अफ्रीकन कोस्ट तक जाते हैं जो कि 14,000 किलोमीटर दूर है। तो जब ये टर्टल्स इंडिया से इतनी दूर पहुंच सकते हैं तैर के, मतलब कहीं ना कहीं इस इलाके का जो बायोडाइवर्सिटी और इन्वायरमेंटल पोटेंशियल है वो बहुत बड़ा है और इस प्रकार के डेवलपमेंट से ये टूट जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोच समझ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बट एट द एंड वही प्रॉब्लम, क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी परिभाषा क्या है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।